गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है विश्व का इतिहास। चैप्टर नंबर 4 विश्व का इतिहास। ये चैप्टर नंबर 4 है और आएगा भी 4 नंबर का, ठीक है। और 4 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी शॉर्ट, ठीक है। ये मैंने कुछ टॉपिक्स हैं जो लिख के रखे हैं, जो आपको मुझे समझाने हैं, जो इसके सबसे, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक वीडियो है, इसमें सिर्फ आपको मैं चैप्टर का इम्पॉर्टेंट सब कुछ, इसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट है वो सब आपको मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। ओके, तो बेटा देखो, सबसे पहले अपन इस चैप्टर को, इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले ये चैप्टर कहता क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बेटा इस चैप्टर का नाम है विश्व का इतिहास, ठीक है। जैसे हमारे भारत का एक इतिहास रहा है, ऐसे ही विश्व का भी कुछ महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, जिससे बाकी देशों ने और भी जो छोटे छोटे देश हैं और साथ ही भारत ने भी बहुत कुछ सीखने को मिला है उस इतिहास से, ठीक है। तो अपन उस सब चीज़ को देखते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले ये जो विश्व के इतिहास की जो कहानी शुरू होती है ना, विश्व का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन इधर अपन सिर्फ विश्व का राजनीतिक इतिहास देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर आप जाओ तो विश्व का इतिहास तो बहुत ही सारा है। इंसान का राजशाही, अलग अलग राजाओं का आना, युद्ध, सिकंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपन सिर्फ राजनीतिक इतिहास देखेंगे कि वो दौर कौन सा था जब लोगों में ये भावना उत्पन्न हुई कि हमें अब इन राजाओं से पीछा छुड़ाना है और देश के अंदर क्या लेके आनी है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र लेके आना है, और हमारा देश का झंडा हो, हमारे देश का राष्ट्रगान हो, हमारे अंदर एक राष्ट्रभक्ति हो, ठीक है। ये जहाँ से शुरू होती है बात, उधर से ही हम शुरू करते हैं इस इतिहास को। ये बात शुरू होती है बेटा फ्रांस से। 14 जुलाई 1789 का दिन था। बहुत सारे लोग, फ्रांस के राजा का नाम था लुइस 16, जो फ्रांस का राजा था। इस राजा से वहाँ के फ्रांस के लोग बड़े परेशान थे। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा इस बारे में। इसको अपन फ्रांस की क्रांति भी कहते हैं और दुनिया की पहली क्रांति भी इसे कहा जाता है। 7 से 8 हज़ार लोग आते हैं और इसका जो महल है, पैलेस ऑफ वर्सेलीज, वर्सेलीज का जो महल है लुइस 16 का, 16वें लुइस राजा का, उसको जोर जोर से उसकी दीवारों को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, और साथ ही एक बेस्टाइल जेल को तोड़ दिया जाता है। सारे कैदी मुक्त करा दिए जाते हैं। सारे लोगों, जितने भी राजा के महल में कीमती पत्थर थे, उन्हें लूट लूट के ले जाते हैं और लुइस 16 को बंधक बना लिया जाता है। बाद में इसे कुछ सालों के बाद फांसी दे दी जाती है रोड पे ही, और वहाँ से फ्रांस में आ जाती है क्या, डेमोक्रेसी। फ्रांस के लोगों ने इस क्रूर राजा से परेशान होकर इसको फांसी दे देते हैं और साथ ही फ्रांस के अंदर लोकतंत्र स्थापित कर देते हैं, और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, संविधान बनता है, एक टेनिस कोर्ट में बैठा के लोगों को, ठीक है। फ्रांस के अंदर लोकशाही आती है और फ्रांस के अंदर पहली सरकार बनती है किसकी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की, ठीक है, जो कि आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि फ्रांस में क्रांति हुई, और उस क्रांति को जो 14 जुलाई 1789 को हुई, ये दुनिया की पहली क्रांति थी किसी भी राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने की, जिसमें प्रजा ने ही अपने राजा का तख्ता पलट कर दिया और ये कहा कि हम वोट से चुनेंगे कि कौन राजा बनेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, क्योंकि फ्रांस के अंदर बहुत ही गलत चल रहा था, क्रूर चल रहा था माहौल। इसने बहुत सारी चीज़ें बढ़ा रखी थी, टैक्स बढ़ा रखे थे और लोगों को ये मारता था और बड़ा ही बेकार राजा था। फ्रांस में इस तरीके से हुआ। फ्रांस ने दुनिया को ये सीख दी कि अगर आप भी अपने राजा से परेशान हैं या आप भी अपने मोनार्ची से, राजशाही से दुखी हो चुके हैं, तो 7 से 8 हज़ार लोगों में आओ और हमला बोल दो एक साथ। लेकिन आप सबकी सोच एक होनी चाहिए कि हमें क्या बनाना है, हमें फ्रांस को बनाना है, हमें फ्रांस के झंडे को दिमाग में रखना है, हमें फ्रांस का संविधान बनाना है। ये नहीं कि अगर इसको हटाया तो मैं राजा बन जाऊँ, ये नहीं, जनता को राजा बनाना है। उसी को क्रांति कहा जाता है बेटा, ठीक है। ये फ्रांस की क्रांति थी जो फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को हुई। अब ये इतनी सालों पहले जो क्रांति हुई, इसने और क्रांतियों को ये बता दिया, और देशों को, कि आप भी अगर परेशान हैं तो इस तरीके से क्रांति कर सकते हैं। लोगों को आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन इस रिवॉल्यूशन ने दिया, ठीक है। अब हम इसमें आगे चलते हैं बेटा, इसमें आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। देखो, अब फ्रांस ने ये सीख दे दी, 9वीं क्लास में आपने पढ़ लिया। अब जो यूरोप था,
इस यूरोप में ही फ्रांस आता है। यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, आपको पता ही है यूरोप एक क्या है, कॉन्टिनेंट है। और इस यूरोप में बेटा बहुत सारे देश थे जहाँ पे राजा ही राजा थे। जैसे कि ब्रिटेन में किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने अपना पूरा वाइकिंग्स को हरा के अपना ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एडवर्ड, किंग एडवर्ड, जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज फोर्थ, आपने इन सब के नाम सुने होंगे, चार्ल्स, हेनरी, इन सब के नाम सुने होंगे। तो ब्रिटेन पूरा और ये यूरोप पूरा राजाओं से भरा पड़ा था। फ्रांस के अलग राजा, जर्मनी में विलियम और फ्रांस में लुइस 16वां चल रहा है, सोच के देखो, लुइस 16वां, इससे पहले 15 लुइस और रह के गए हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यूरोप पूरा राजाओं से परेशान था। इसीलिए अब हम एक बार यूरोप की समाज को पढ़ते हैं कि यूरोप का जो समाज था वो कैसा था। बेटा यूरोप का जो समाज था वो दो भागों में बटा हुआ था, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में और पीजेंट्री में। अब जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे ना, वो बेटा फ्रेंच भाषा बोलते थे। जो पीजेंट्री के लोग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे या फिर डच बोलते थे। ठीक है, यूरोप के अंदर जो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करता था वो अमीर शख्स माना जाता था। ये कुलीन वर्ग था और ये था एक सामान्य वर्ग। ठीक है, ये जमीनों के मालिक थे, लगभग 90% जमीनें पूरे यूरोप की इन एरिस्टोक्रेसी के पास ही थी। दूसरी बात, ये 10% इनके पास सिर्फ वेल्थ थी और ये बेचारे परेशान थे और इनकी ज़मीनों पे ये लोग काम करने जाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो शादियां होती थी वो शादियां ये एरिस्टोक्रेसी के लोग एरिस्टोक्रेसी में ही करते थे, पीजेंट्री में नहीं करते थे। ठीक है, बेसिकली आप देख रहे हो कि फ्रांस की जो यूरोप की जो समाज है, यूरोप का जो समाज है वो दो भागों में विभाजित है और ये दो भाग जो हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये लोग इनसे बात करना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि ये गरीब हैं। ठीक है, ये इनके पास जा नहीं सकते क्योंकि ये अमीर हैं। ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ये डच और जर्मन भाषा बोलते हैं। तो यूरोप में अब जो राजा था, उस राजा के कौन सी जो समाज है वो ज़्यादा चिपकता होगा कि राजा आपकी हम सेवा में है, और राजा भी किसको फेवर करता होगा, ऑब्वियसली इसको। पीजेंट्री से उसका क्या लेना देना, ये तो नौकर हैं सारे के सारे। तो इनमें से क्या है कि कुछ लोग एजुकेटेड हो गए, पढ़ गए, पढ़ने लायक तो इनके पास पैसा था और फ्रांस से इन्होंने सीख भी लिया था कि फ्रांस में किस तरह क्रांति हुई थी। तो यूरोप के अंदर एक नया समाज निकल के आया जिसका नाम था क्या, न्यू मिडिल क्लास। ये एक नया समाज फ्रांस के अंदर निकल के आया, न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, इस न्यू मिडिल क्लास ने बेटा इन्हीं पीजेंट्री के लोग थे, सिर्फ क्या थे, एजुकेटेड थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीख ली थी। एजुकेटेड थे, पैसा नहीं था, लेकिन जानते थे कि क्या हमारा विजन होना चाहिए और इनमें नेशनलिज्म कूट कूट के भरा था कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी। किससे चाहिए हमें आज़ादी, राजशाही से। समझ रहे हो। तो ये आप देख लिया आपने यूरोप का पूरा समाज, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री और न्यू मिडिल क्लास। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब फ्रांस की जब क्रांति हुई तो उससे इस न्यू मिडिल क्लास ने भी क्या करना शुरू कर दिया। इस न्यू मिडिल क्लास के लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमें भी हमारे देश में आज़ादी चाहिए और हमें साथ साथ क्या चाहिए, आज़ादी के अलावा हमें समाज में जो ये जो बटे पड़े हैं समाज, इनको हमें एक साथ कर देना है, एक समान कर देना है, कोई भी किसी के खिलाफ ना हो, सब अच्छे से रहें और लोकतंत्र लाया जाए और राजशाही खत्म की जाए, हमें हमारा नेता चुनने का हक खुद से हो। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू मिडिल क्लास ने करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले लेते हैं अपन इटली का एकीकरण में प्रमुख 4 बाधाओं को बताइए। सबसे पहले इटली का एकीकरण समझ लो।
इटली। इटली जो था बेटा वो 7 राज्यों से मिलकर बनने वाला देश था। 7 राज्य थे जिसमें से एक राज्य यूरोपियन यूनियन के पास था, ठीक है, और बाकी 6 राज्य अभी स्वतंत्र नहीं थे, वहां पे राजा थे, ठीक है। इटली के जो एकीकरण था इसमें कुछ लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें थे कैवोर, गैरिबाल्डी, मजीनी और एक वहाँ के किंग थे जिन्हें फादर ऑफ फादरलैंड कहा जाता था, ठीक है, वो थे। उनके बारे में भी बताएंगे, कैवोर, गैरिबाल्डी और मजीनी, ये आप तीनों को जान सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे समाज बनाए गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इटली में क्या चल रहा था। इटली के जो लोग थे वो वहाँ के राजा से बड़े परेशान थे, राजशाही से बड़े परेशान थे इटली के लोग। इटली के लोगों ने सोचा कि हमें भी फ्रांस से प्रभावित होके और हमें भी यहाँ पे क्रांति करनी चाहिए, क्योंकि इटली में असमानता बहुत तगड़े स्तर पे जा चुकी थी। असमानता इस तरह की कि लोग बाग कुलीन वर्ग के लोग छोटे लोगों से बात नहीं करते थे, वो नोबल कम्युनिटी होती थी इसलिए उनसे बात नहीं किया जाता था, उनको ज़मीन से प्रताड़ित करना, उनकी कॉलोनीज़ अलग बसवा देना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, इस तरीके के कुछ काम इटली के अंदर हो रहे थे। साथ ही उस टाइम दौर ऐसा चल गया था कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, जो इटली का मध्यम वर्गीय समाज था, जो इटली के अंदर जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो मध्यम वर्गीय समाज था, उसमें बेटा उन लोगों ने देश के लिए राष्ट्रीय भावना उनके अंदर उत्पन्न होने लगी कि हमें इटली को आज़ाद कराना है, हमें इटली का हमारा झंडा हो, हम इटली की एक राजधानी बनाएं और इटली में हम क्या लाएं, लोकतंत्र लाएं। तो जब इटली के समाज ने ये सोचा तो वहाँ पे ये लहर चल पड़ी और वहाँ पे उन्होंने एकीकरण की प्रक्रिया को ठान लिया। इटली के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को निकाला गया। बाधाएं ये थी कि लोगों में असमानता होना, सारे लोग एक साथ जुट नहीं थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि राष्ट्रीयता की भावना का कमी होना, जो कि हमें यही लोगों को, आदर्शों को यही नहीं पता था कि हमें लड़ाई करने जाना है, लेकिन किस लिए करने जाना है, हमें क्या बनाना है, हमें कौन सा देश बनाना है, इटली देश बनाना है क्या? क्योंकि उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि ये देश भी बनते हैं और देश के लिए राष्ट्रीय की भावना भी होती है, राष्ट्रगान भी होता है, कोई झंडा भी होता है, या हमारे देश में एक लोकतंत्र भी आ सकता है। तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का कमी होना, साथ ही फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ये जो डेनमार्क जैसे देश हैं, इनका इन पे दबाव डालना कि आप मत हो आज़ाद, हम आपको आज़ादी नहीं होने देंगे, आप कर लो आपको जो करना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ दबाव डालना ऐसे देशों का, ये क्या थे, एकीकरण में प्रमुख बाधाएं थी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी बेटा? और हाँ, इटली का एकीकरण बेटा 1871 में फाइनली पूरा हो गया था, ठीक है, याद रखना, इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हो जाता है। अब जर्मनी के एकीकरण पे चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण समझ लो, फिर बाधाओं पे चलते हैं। बिस्मार्क का योगदान पूछा गया है, ये भी बताएंगे बेटा। जो जर्मनी है उस पर राजा किंग विलियम प्रथम का राज था, आपको मैं बता दूं, किंग विलियम प्रथम का राज था। और जर्मनी से सटा हुआ ये एक राज्य है, एक देश है जिसका नाम है पर्शिया, या आप उसको प्रशा भी बोलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर था वहाँ का एक, जिसका नाम था क्या, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क, इसको द रियल मेकर ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। इसको बेटा द रियल मेकर ऑफ जर्मनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, द रियल मेकर ऑफ जर्मनी है ये ऑटो वॉन बिस्मार्क। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो वीडियो है बेटा बोथ मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो चल रही है, ठीक है। तो इसमें मैं इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, और उन वर्ड्स को मैं हिंदी में लिख देता हूँ जिनको शायद हिंदी वाले समझ में नहीं पाएंगे, और उनको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ जिनको हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे, और उनको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ जिनको हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग हुई, लेकिन आप समझ गए होंगे आई गेस। अब हम आगे चलते हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क, इसको क्या कहा जाता है, द रियल मेकर ऑफ जर्मनी। इसने एक नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम था लौह एवं रक्त की नीति। इसने ये नीति अपनाई थी, ठीक है, लौह आयरन एंड ब्लड की नीति, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड।
अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि ऑटो वॉन बिस्मार्क ने तो ये नीति अपनाई थी, ऐसी नीति आपके एंशियंट हिस्ट्री, वो मेडिवल हिस्ट्री जो है आपकी, उसमें एक राजा ने और अपनाई थी। किसने अपनाई थी? क्वेश्चन आ सकता है कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला ऑटो वॉन बिस्मार्क के अलावा राजा कौन था? बेटा बलबन, याद रखना बलबन, ठीक है। बलबन जो था उसने भी आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई थी। इसका मतलब ये होता है कि सीधे सीधे वॉर, युद्ध कर देना, जिसके अंदर काफ़ी सारा तो लोहा लगेगा तलवार बनाने में, भाले फेंकने में, और रक्त बहेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी। ये आपने देख लिया। इसके बाद देखते हैं आगे। जर्मनी को आज़ाद होने में 7 साल का समय लगा। 1864 से 1870 तक काफ़ी सारे युद्ध चले, ठीक है, काफ़ी सारे युद्ध चले। इन युद्धों में लगभग 3 युद्ध हुए, काफ़ी सारों में 3 युद्ध हुए। ये 3 युद्धों की वजह से ही जर्मनी आज़ाद हो पाया। जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था, ये प्रशा का चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, और इसने ठेका उठाया था कि मैं जर्मनी को आज़ाद करके रहूँगा। इसने बेटा 3 युद्ध लड़े। डेनमार्क से लड़ा, फ्रांस से लड़ा और ऑस्ट्रिया इससे लड़ा। डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इन तीनों से 3 युद्ध हुए, और तीसरे जो निर्णायक युद्ध था 1870 में वो हुआ, और फाइनली जर्मनी आज़ाद हुआ। किससे? राजा विलियम प्रथम से। और उससे राजा आज़ाद होने के बाद जर्मनी एकीकरण हो गया जर्मनी का 1870 में फाइनली, ठीक है। ये जर्मनी का एकीकरण है। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी कि आप सीधे सीधे हाथ जोड़ के आज़ादी नहीं मांग सकते, आपको युद्ध करना ही होगा, ओके। इसीलिए ऑटो वॉन बिस्मार्क को बहुत पूजा जाता है जर्मनी के अंदर। ये जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी में भी फ्रांस की वजह से ही, फ्रांस का देख लो 1789 की बात है फ्रांस की, और ये जस्ट आप देख लो 80 से 70 साल बाद ये काम हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि लोगों पे कितना प्रभाव पड़ रहा था फ्रांस की क्रांति का, कि कैसे क्रांति की जाती है, ओके। बिस्मार्क का योगदान मैंने आपको इसमें बता दिया कि बिस्मार्क ने किस किस तरह योगदान किया था। युद्ध लड़ लड़ के चीफ मिनिस्टर था वो। जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख 4 बाधाएं, वही 4 बाधाएं हैं। लोगों का एक दूसरे से समाज में बटे होना। कुछ लोग जर्मनी के अंदर फ्रेंच बोलते थे, कुछ लोग जर्मनी के अंदर जर्मन और डच भाषा बोलते थे, और लोग बाग एक दूसरे से घृणा करते थे। अमीर लोग गरीबों से चिढ़ते थे, ठीक है। और महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी वोट देने का, और ज़मीन खरीदने का उनके पास हक नहीं था। इसके अलावा जो जर्मनी के राजा हैं वो क्रूर थे, वो वहाँ के लोगों पे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाते थे। इसके अलावा 4 बाधाएं ये थी होने में कि जो ऑस्ट्रिया और जो ये है डेनमार्क, ये नहीं होने देना चाहते थे किसको आज़ाद, आपके जर्मनी को आज़ाद। दूसरी बात, फ्रांस जो खुद एक रिवॉल्यूशन करके आया, उसने भी इनसे जाके युद्ध लड़ लिया, और वो भी नहीं चाहता था कि ये लोग आज़ाद हों, क्योंकि इनकी जो राजा थे, राजा आपस में जाके मदद मांग लेते थे दूसरी जगहों पे जाके, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक फ्रांस की स्थिति बता दूं। फ्रांस अपनी क्रांति में सक्सेसफुल तो रहा था, सक्सेसफुल था फ्रांस की क्रांति लुईस 16 को हरा के, लेकिन उसके बाद उनकी खुद की लोकतंत्र में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सरकार गिर गई, और वहाँ पे 1799 तक आते आते कौन आ गया? ये भाई साहब आ गए, जिनका नाम था नेपोलियन। छोटे कद के नेपोलियन जी आ गए, और नेपोलियन ने 1815 तक पूरे यूरोप को हिला दिया। पूरे यूरोप को उसने लूटा, जर्मनी को लूटा, और जर्मनी को और ब्रिटेन को सबको अपने फ्रांस में मिला दिया। और फ्रांस जहाँ इतना सा हुआ करता था, अब फ्रांस इतना बड़ा हो गया, ठीक है। जगह जगह जीतता जा रहा था, नेपोलियन को हराना असंभव हो चुका था। बाद में नेपोलियन को हराने के लिए ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया, ये 3 देश आते हैं और वाटरलू का युद्ध लड़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है वाटरलू का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया एक तरफ, और नेपोलियन की फ्रांस की सेना एक तरफ। इस युद्ध में नेपोलियन मारा जाता है, और ये 15 जून 1815 को ये युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ वाटरलू में मारा गया था नेपोलियन, ठीक है। तो नेपोलियन की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है, और अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, फ्रांस में क्रांति सक्सेसफुल रही थी, लेकिन डेमोक्रेसी फेल हो गई थी, और मोनार्ची तो वैसे ही फेल पड़ी थी। तो लोगों का एकदम से भरोसा उठ गया था कि क्या लोकतंत्र भी सक्सेसफुल हो सकता है,
क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एक इंसान ऐसे ही था, उसको उठा के वहाँ का राजा वो बना दिया, प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो कुछ भी जो उसका मन आया वो करने लगा। गुलेटिन बोर्ड लेके डोलता था और जो आए उसकी गर्दन कटवा देता था बीच में। ये आपने पढ़ा होगा आपकी बुक में, ठीक है। तो फ्रांस में इसलिए लोकतंत्र भी असफल रहा था कुछ साल के लिए। उसके बाद में लोगों का 50 से 60 वाला आंखें खुली कि नहीं, लोकतंत्र सक्सेसफुल रहेगा अगर हम उसे सही से चलाएं। हमें बहुत सारे कड़े नियम कानून बनाने होंगे कि एक राष्ट्रपति को भी कोई डांटने वाला हो और प्रधानमंत्री को भी कोई डांटने वाला हो, और हमारे देश में एक न्यायपालिका भी हो, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यंग इटली और कार्बनेरी क्या थे? बेटा यंग इटली जो था, इसकी स्थापना, या युवा इटली भी इसको बोलते हैं अपन, यंग इटली और यंग यूरोप, इसकी स्थापना किसने की थी? गिसिपी मजीनी ने की थी। गिसिपी मजीनी। ये एक गुप्त संगठन थे, सीक्रेट सोसाइटीज थी ये, जो काम कर रही थी गुप्त तरीके से फ्रांस जैसे देशों, इटली और जर्मनी जैसे देशों में अपना लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भरने का, कि लोगों, अब क्या है कि आप देखो, अगर आप किसी देश में आज़ादी लाना चाहते हो तो आपके कुछ विचार हैं, आप उन विचारों को कहना चाहते हो, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। उस टाइम व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें नहीं थी तो आपके विचार नहीं पहुंच पाते थे, तो ये लोग अपनी चीज़ों को लिखते थे और चुपचाप सीक्रेट सोसाइटीज़ इसीलिए बनाई गई ताकि कोई भी इनकी चीज़ों को गलत इस्तेमाल ना करे, साथ ही इनको जो टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंचने से रोक ना सके। इसीलिए चुपचाप में ये काम होता था। लोग बागों में राष्ट्रीयता की भावना भरी जाती थी। इसके अंदर रोमांटिसिज्म नाम का एक चीज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसमें देशभक्ति के संगीत होते थे, लोग सुनते थे। और लोग बाग, आप भी सुनते होंगे, जब आप देश का नेशनल एंथम सुनते हैं, जनगण मन सुनते हैं, तो आपके भी एक अंदर भावना आती है देश के प्रति कि वाह, आप गर्व महसूस करते हैं देश के प्रति। तो ऐसा ही आप जो अब महसूस कर रहे हैं, इसको शुरुआती दौर में करवाने में कितना कठिनाई काम हुई होगी लोगों के लिए। इसीलिए इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन किया गया ताकि लोगों में देश के लिए भावना जागृत हो, देश के लिए राष्ट्रभक्ति पैदा हो। इसीलिए गिसिपी मजीनी ने इनका निर्माण किया। ये एक सीक्रेट सोसाइटीज़ थी। कार्बनेरी भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नेपल्स में 1810 में इसका निर्माण किया गया था, इसी काम के लिए, इटली के अंदर, ठीक है, इटली में राष्ट्रीय भावना लाने के लिए। ओके, ये हो गई यंग इटली, यंग कार्बनेरी। औद्योगिक क्रांति ये थी कि दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में आई? क्षेत्र था एग्रीकल्चर, कृषि, और देश था इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई। इंग्लैंड के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई। ओके, आगे चलते हैं। आप ब्लास्ट फर्नेस, हेनरी कोट और स्पिनिंग जेनी, इनके बारे में पढ़ के जाना कि ये किसने बनाई। अगली चीज़ आती है कि पहली रेलगाड़ी 1830 में चली, मैनचेस्टर से लिवरपूल तक, जो कि ब्रिटेन में पड़ते हैं। मैनचेस्टर से लिवरपूल तक 1830 में चली, ठीक है, पहली रेलगाड़ी। और इसके अलावा जो और चीज़ें आती हैं इस चैप्टर के अंदर, ये हो गया आप पूरे यूरोप के एक संगठन को पढ़ें। इसके अलावा आपको इसमें बताया हुआ है कि आपके फ्रांस की क्रांति तो 9th क्लास में आती है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आपको मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया है। आप इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको आप पढ़िए, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस चैप्टर को सच में पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 9वीं क्लास की SS की किताब लेके बैठे साथ में, और उसके अंदर जो चैप्टर है 5वां, विश्व का इतिहास, उसका नाम भी यही है, उसको खोलें और उसके अंदर जो फ्रांस की क्रांति है वाला जो एक पेज है उसको वहाँ से पढ़ें। और ये कहानी क्योंकि शुरू ही वहाँ से होती है, उसके अलावा इस कहानी का कोई शुरुआत नहीं है। फिर ये यहाँ आके ख़त्म होती है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पे, ठीक है। तो 9th क्लास के SS की बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसके लिए, आप उसे पढ़ें और इन चीज़ों को देखें, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क्स का, तो आप सोच सकते हैं कि शॉर्ट आएगा, कैसा आएगा। मैंने आपको वही टॉपिक उठाए हैं, वही मुद्दे उठाए हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि औद्योगिक क्रांति को समझाइए कि किस प्रकार आई और किस क्षेत्र में आई। बात सिर्फ अपन ने इतनी सी की है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में आई,
और इंग्लैंड में आई, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि एग्रीकल्चर के फील्ड में ही क्यों आई, क्योंकि बेटा सबसे पहले एग्रीकल्चर ही था। लोगों ने मोबाइल का उत्पादन शुरू नहीं कर दिया था शुरुआत में ही, सबसे पहले कॉटन बन के आई। मैंने आपको कपास का एग्जाम्पल दिया था। एग्रीकल्चर में कुछ उगा, उसको लोगों ने इस्तेमाल किया, उससे कुछ बनाया, उससे कपड़े बनाना शुरू किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। इसी तरीके से मान लो कॉफ़ी है, कॉफ़ी चाय है, तो कॉफ़ी चाय बन के आई। अब उनको कहीं ना कहीं तो उनको रिफर्निश या फिर उनको सफाई करनी होगी ना, और डब्बे में पैक करना होगा, तो इसीलिए बेटा वो एग्रीकल्चर के फील्ड में आई। हमारे पास मशीनें तो थी नहीं कि हमने सबसे पहले बल्ब की फैक्ट्री लगा दी, एडिसन ने दे दिया, तो ऐसे नहीं होता। एग्रीकल्चर के फील्ड में इसीलिए आई। और आपको मैं बता दूं कि निर्माण जो हुआ इनका, सबसे पहले निर्माण टेक्सटाइल चीज़ों का होने लगा, कपड़े का व्यापार हुआ सबसे पहले, ठीक है। तो ये सब हमारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। और आप ये जो इसके अंदर जो कुछ वो बताई गई हैं कि आपके किस चीज़ का किसने आविष्कार किया, वो मैंने आपको बता दिया, ब्लास्ट फर्नेस, स्पिनिंग जेनी, इसके अलावा आपकी रेलगाड़ी, इन सब के बारे में आप पढ़ के जाएं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। ओके, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट।